है कि वो आर्मी हो या जुडिशरी हो, इनको इतना पवित्र क्यों बना दिया गया है? जो ही आर्मी भी, जैसे हमारी सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, या जो मनमोहन सिंह ने पास किया था, इस सरकार ने बनने नहीं दिया, चाइना बॉर्डर के लिए स्पेशल फोर्स, जिसकी सिर्फ एक बटालियन बनी थी, बाकी नहीं बन पाई, कई बननी थी अभी, और इस सरकार ने चाइना खिलाफ नहीं बनने दिया वो। ये सारी फोर्सेज हैं, ये सब नौकरी वाली फोर्स है जो भारत सरकार के अंडर में आती है, और भारत सरकार का मतलब भारत की जनता के अंडर में आती है, भारत की जनता से तनख्वाह लेती है, पलती है, अपना अपना काम करती है। उसको बड़ा पवित्र बना करके, अरे फौज पर क्यों सवाल उठाते हैं आप? और तानाशाही व्यवस्थाओं में, फांसीवादी व्यवस्थाओं में, नाजीवादी व्यवस्थाओं में इन चीजों को कैश करने की कोशिश होती है। जुडिशरी खुद भी कह चुकी है कि हमारी आप आलोचना कर सकते हैं, निर्णयों की आलोचना कर सकते हैं, और आखिर प्रशांत भूषण ने अगर कोई चुनौती दी थी तो 1 रुपए का जुर्माना तो नहीं कबूल किया उन्होंने, और माफी भी नहीं मांगी। ये अधिकार हिंदुस्तान की हर जनता का है। अगर आपको लगता है कि न्याय नहीं हुआ, तो सवाल उठाना अधिकार है, और उसका जवाब देना जुडिशरी के, उनके पीआरओ का अधिकार है कि वह जवाब दे कि न्याय कैसे हुआ। आखिर जनता जागरूक कैसे होगी? पीएन भगवती जी जब चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने एक नियम, यहाँ सुशील दुबे, प्रमोद गोस्वामी, दोनों मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र बैठे हैं। पीएन भगवती साहब जब चीफ जस्टिस हुए, तो उन्होंने एक आदेश जारी किया कि देश का कोई भी नागरिक एक पोस्ट कार्ड लिख दे और उसको अपील मान लिया जाएगा, जी जी जी। और उसका फायदा तमाम लोगों ने उठाया। आप दोनों गवाह हैं इसके। ठीक अभी कह भी रहे हैं। जो अभी भी जो चीफ जस्टिस आए हैं, मुझे इनसे बड़ी उम्मीदें हैं। इनका अपना इतिहास है, इन्होंने अपने पिता के ही फैसले को असहमत होते हुए पलट दिया था, और मुझे उम्मीद है कि इनके समय में ऐसे बहुत सारे विवादास्पद मामले, जिस पर लोग उंगली उठाने से डरते हैं, कलम चलाने से डरते हैं, मुझे लगता है कि उन तमाम मुद्दों पर कुछ नया, पिछली का एक अच्छा चेहरा दिखलाई पड़ेगा। ये किस जात के हैं तो मुझे नहीं मालूम, इनकी जात क्या है, जात तो मेरा यकीन भी नहीं है। हम लोग तो जात तोड़ो आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, जात तोड़ो, जनेऊ तोड़ो, उस आंदोलन से निकले हुए लोग हम लोग हैं। तो जात तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन कर्म पता है कि इस चीफ जस्टिस से मुझे उम्मीद है कि देश में नई इबारतें लिखी जाएंगी। दूसरा, चुनाव आयोग लड़खड़ाया है, तो उस पर उंगली भी चीफ जस्टिस ने ही उठाया है, और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ऐसा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके, और उन्होंने उसमें टीएन सेशन का जिक्र भी किया। तो ये, वैसे तो मेरा मानना एक अलग चीज है, दोनों दोस्तों कहना चाहता हूं, जब देश की बड़ी आलोचना होती है, मैं अपने तरीके से सोचता हूं, किसी देश की जिंदगी में 70, 72, 74 साल 74 सेकंड के बराबर होता है, और दुनिया के तमाम देशों में हम देख चुके हैं। अमेरिका में गोरे और कालों की लड़ाई हमने सैकड़ों सैकड़ों साल तक देखी है, और इतने सैकड़ों साल के बाद उनके लोकतंत्र में पहला काला एक राष्ट्रपति बना ओबामा के रूप में, पहला, और पहली महिला उपराष्ट्रपति बन पाई अभी। हमने कितने पहले अपने राज्यपाल बना दिया, हमने अपने उत्तर प्रदेश में आजादी के तुरंत बाद मुख्यमंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, राष्ट्रपति बना दिया हमने। फ्रांस में दिगाल के आने के पहले तक एक एक घंटे में दो दो प्रधानमंत्री हो जाते थे, इतना विवाद था वहां पर। इंग्लैंड में कंसिलियर मूवमेंट, राजा और पोप की लड़ाई चली 150 साल तक करीब करीब, तब वो मैच्योर आज डेमोक्रेसी है। तो भारत के संदर्भ में बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है। 74 साल 74 सेकंड के बराबर है, और हमने दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा गलतियां की हैं, भुगता है और सुधारा है। अभी भी हम गलतियां कर रहे हैं, सुधार रहे हैं, भुगत रहे हैं और सुधार रहे हैं। यहां पर मैं नाउम्मीद नहीं हूं, यहां पर भी हम और देशों से बेहतर और जल्दी हासिल करेंगे चीजें, ये मैं मानता हूं। ये सच है, चुनाव आयोग ने अपने चेहरे को काला किया है। मुलायम सिंह यादव जी, मेरे साथी लोग शायद आए होंगे उस समय इटावा, कल्याण सिंह की सरकार थी, इलेक्शन काउंटर मांड हो गया था, मुलायम सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे, और मैं उनके चुनाव का काम देख रहा था। आप कल्पना कर सकती हैं कि टीएन सेशन ने अपना पर्सनल नंबर दे रखा था, और ये कहा था कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी समय मुझे डायरेक्ट फोन कर दीजिएगा। और फिर एक, उस समय ये फैक्स वगैरह ये सब चीजें नहीं थी, और एक उसके बाद टेलीग्राम कर दीजिएगा। मतलब यानी कितने टेलीग्राम मैंने किए होंगे, दोस्त लोग उस वक्त वहां आए थे, सब साथी लोग वहां। तो एक वो भी सेशन, टीएन सेशन थे, जिन्होंने नंबर दिया था कि भाई दूसरी जी सरकार में चुनाव हो रहा है, कोई प्रॉब्लम लगी आप तो सीधे बात कर लीजिए।
और सीधे बात करते थे, फोन उठाते थे। ये व्यवस्थाएं लड़खड़ाई है, लेकिन ये व्यवस्थाएं लड़खड़ाती है। जी अरे मेरा डिस्चार्ज हो रहा था। ये व्यवस्थाएं लड़खड़ाती हैं, लेकिन इससे निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है। अभी आरक्षण की बात हो रही थी, ये चालबाजी है। ये सरकार आरक्षण के पक्ष में पहले भी नहीं थी। जब दलितों का आरक्षण भी आया था, तो उस समय भी अगर कोई विरोध हुआ था तो इन लोगों की तरफ से ही हुआ था। जब तो पिछड़ों सर का आरक्षण आया था, ऐसे संजीदा मामले जो है, आपको लगता है कि 24 के चुनाव से पहले कोर्ट में मैं लिस्टिंग में मैं आ बता पाएंगे, सुन पाएंगे मैं आरक्षण जैसे? बता रहा था, जब पिछड़ों का आरक्षण आया था, मंडल आयोग लागू हुआ था, तो उसके खिलाफ भी लड़ने मरने जलने वाले लोग जो थे, इस विचारधारा के लोग ही थे। ये मूल रूप से, क्योंकि ये मनुवादी व्यवस्था जो गोलवलकर लिख गए हैं, और गोलवलकर ने जो जो लिखा उसको कोट करूंगा तो बहुत चीजें, बहुत टाइम निकल जाएगा। तो उस व्यवस्था के मानने वाले लोग हैं। तो ये सामाजिक न्याय, बराबरी और सब एक बराबर है, महिला और पुरुष, इंसान और इंसान सब एक बराबर रहें, इसमें इनका यकीन नहीं है। अगर ये यकीन होता, कोई दो लोग बहुत बड़े नहीं हो जाते और बहुत सारे करोड़ों लोग हाथ फैला करके 5 किलो अनाज नहीं ले रहे होते। एक तरफ 80-82 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए हाथ फैलाए खड़े हैं, और एक तरफ 2 लोग भारत की टोटल अर्थव्यवस्था के बराबर होते चले जा रहे हैं। ये नहीं हो रहा होता। तो ये मानसिकता है। ये जो पूरा खेल है, ये जानबूझ कर रचा गया। मेरे यहाँ 1997 में चुनाव में बड़ी जाति का सीट थी मेयर की। फिर उसके बाद बनी 2 बार दलित महिला, एक बार बीच में दलित पुरुष, फिर अभी हुई बड़ी जाति का पुरुष। अब कायदे से पिछड़ी जाति में जाना चाहिए था, लेकिन फिर से वो दलित जाति की महिला हो गई है। तो इन्होंने जानबूझ के पूरा रोस्टर और आरक्षण ऐसा बनाया है कि ये फेल कर जाए। अदालत, चूंकि नियमों को, अदालत के खिलाफ आप लाख आरोप लगा लीजिए, लेकिन अदालत भी क्या होता है, मैं कि वो भी कहीं ना कहीं कोशिश करती है कि हम चेहरा बचाए रखें। तो उसने एक आदेश दे दिया कि नियम ये है, उसके पालन करिए। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट भी यही आदेश करेगा कि आप नियम का पालन करिए, जो नियम का पालन होना चाहिए। और फिर अगली बार ये संसद से कोई कानून बना के लाएंगे और खाली चुनाव की दृष्टि से उस कानून का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लोग देश और समाज के लिए काम नहीं करते। ये लोग केवल चुनाव के लिए काम करते हैं। इनकी जिंदगी का मकसद केवल चुनाव जीतना है, और अंबानी और अडानी को अरबपति, खरबपति, महाखरबपति और दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनाना है। तो इसलिए इनकी नीयत साफ नहीं है। अदालत का अगर फैसला ये आता है कि नहीं, आप उस पूरी चीज को पालन करिए, आयोग बनाइए, रिपोर्ट लीजिए, करिए, तो वो नियमतः हुआ आदेश आएगा। वो कोई किसी जात और धर्म के खिलाफ नहीं आएगा जी। और उसके बहाने इनको बहाना मिल जाएगा संसद में एक अध्यादेश ला करके या किसी तरह से लागू करने का, और फिर पूरी आरएसएस लग जाएगी किसी एक अच्छे इंसान को पप्पू बनाने में, और पूरी आरएसएस लग जाएगी कि देखिए हमने कर दिया और ये तो बाकी लोग तो यूं ही हैं। तो ये मित्र, इनका कोई इरादा बहुत अच्छा नहीं है। घबराने की लेकिन कोई जरूरत नहीं है। इस देश का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, चीजें सुधरेंगी और ठीक होगी। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।